मैं उनकी दृष्टि में कितनी नीच और घृणित हो जाऊंगी। जब कभी सदन प्रेम रहस्य की बातें करने लगता तो सुमन बात को पलट देती। जब कभी सदन की उंगलियां ढिठाई करना चाहती तो वह उसकी ओर लज्जायुक्त नेत्रों से देखकर धीरे से उसका हाथ हटा देती। साथ ही वह सजन को उलझाए भी रखना चाहती थी। इस प्रेम कल्पना में उसे आनंद मिलता था। उसका त्याग करने में वह असमर्थ थी, लेकिन सदन उसके भावों से अनभिज्ञ होने के कारण उसकी प्रेम शिथिलता को अपनी धनहीनता पर अवलंबित समझता था। उसका निष्कपट हृदय प्रगाढ़ प्रेम में मग्न हो गया था। सुमन उसके जीवन का आधार बन गई थी, मगर विचित्रता यह थी कि प्रेम लालसा के इतने प्रबल होते हुए भी वह अपनी कुवासनाओं को दबाता था। उसका अक्खड़पन लुप्त हो गया था। वह वही करना चाहता था जो सुमन को पसंद हो। वह कामातुरता जो कलुषित प्रेम में व्याप्त होती है, सच्चे अनुराग के अधीन होकर सहृदयता में परिवर्तित हो गई थी। पर सुमन की अनिच्छा दिनों दिन बढ़ती देखकर उसने अपने मन में यह निर्धारित किया कि पवित्र प्रेम की कदर यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ के देवता उपासना से नहीं, भेंट से प्रसन्न होते हैं, लेकिन भेंट के लिए रुपये कहाँ से आएं? मांगे किससे? निदान उसने पिता को एक पत्र लिखा कि मेरे भोजन का अच्छा प्रबंध नहीं है। लज्जावश चाचा साहब से कुछ कह नहीं सकता, मुझे कुछ रुपये भेज दीजिए। घर पर यह पत्र पहुंचा तो भामा ने पति को ताने देने शुरू किए। इसी भाई का तुम्हें इतना भरोसा था? घमंड से धरती पर पाँव नहीं रखते थे, अब घमंड टूटा कि नहीं? वह भी चाचा पर बहुत फूला हुआ था, अब आंखें खुली होंगी। इस काल में नेकी किसी को याद नहीं रहती, अपने दिन भूल जाते हैं। उसके लिए मैंने कौन कौन सा यत्न नहीं किया, अपनी छाती का दूध भी पिलाया, उसका बदला ये मिल रहा है। इस बेचारे का कुछ दोष नहीं, उसे मैं जानती हूँ। यह सारी करतूत उन्हीं महारानी की है। अब की भेंट हुई तो खूब खरी खोटी सुनाऊंगी, ये याद रखेगी। मदन सिंह को संदेह हुआ कि सदन ने यह पाखंड रचा है। भाई पर उन्हें अखंड विश्वास था, लेकिन जब भामा ने रुपये भेजने पर जोर दिया तो उन्हें भेजने पड़े। सदन रोज़ डाकघर जाता, डाकिये से बार बार पूछता। आखिर चौथे दिन 25 रुपये का मनी आर्डर आया। डाकिया उसे पहचानता था। रुपये मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। सदन हर्ष से फूला न समाया। संध्या को बाजार से एक उत्तम रेशमी साड़ी मोल ली, लेकिन यह शंका हो रही थी कि कहीं सुमन इसे नापसंद करे। वह कुंवर बन चुका था, इसलिए ऐसी तुच्छ भेंट देते हुए झेंपता था। साड़ी जेब में रख बड़ी देर तक घोड़े पर इधर उधर टहलता रहा। खाली हाथ वह सुमन के यहाँ नित्य बेधड़क चला जाता था, पर आज यह भेंट लेकर जाने में संकोच होता था। जब खूब अंधेरा हो गया तो मन को दृढ़ करके सुमन के कोठे पर चढ़ गया और साड़ी चुपके से जेब से निकालकर श्रृंगारदान पर रख दी। सुमन उसके इस विलंब से चिंतित हो रही थी। उसे देखते ही फूल के समान खिल गई। बोली, यह क्या लाए? सदन ने झेंपते हुए कहा। कुछ नहीं, आज एक साड़ी नज़र आ गई, मुझे अच्छी मालूम हुई, ले ली। यह तुम्हारी भेंट है। सुमन ने मुस्कुराकर कहा। आज इतनी देर तक राह दिखाई, क्या यह उसी का प्रायश्चित है? यह कहकर उसने साड़ी को देखा। सदन की वास्तविक अवस्था के विचार से वह बहुमूल्य कही जा सकती थी। सुमन के मन में प्रश्न हुआ कि इतने रुपये इन्हें मिले कहाँ? कहीं घर से तो नहीं उठा लाए? शर्मा जी इतने रुपये क्यों देने लगे? या इन्होंने उनसे कोई बहाना करके ठगे होंगे या उठा लाए होंगे? उसने विचार किया कि साड़ी लौटा दूं, लेकिन उससे उसके दुखी हो जाने का भय था। इसके साथ ही साड़ी को रख लेने से उसके दुरुत्साह के बढ़ने की आशंका थी। निदान उसने निश्चय किया कि इसे अब की बार रख लूं, पर भविष्य के लिए चेतावनी दे दूं। बोली, इस अनुग्रह से कृतार्थ हुई, लेकिन आपसे मैं भेंट की भूखी नहीं। आपकी यही कृपा क्या कम है कि आप यहाँ तक आने का कष्ट करते हैं? मैं केवल आपकी कृपा दृष्टि चाहती हूँ। लेकिन जब इस पारितोषिक से सदन का मनोरथ न पूरा हुआ और सुमन के बर्ताव में उसे कोई अंतर न दिखाई दिया, तो उसे विश्वास हो गया कि मेरा उद्योग निष्फल हुआ। वह अपने मन में लज्जित हुआ कि मैं एक तुच्छ भेंट देकर उससे इतने बड़े फल की आशा रखता हूँ। ज़मीन से उचक कर आकाश से तारे तोड़ने की चेष्टा करता हूँ। अतएव
वह कोई मूल्यवान प्रेमोपहार देने की चिंता में लीन हो गया, मगर महीनों तक उसे इसका कोई अवसर न मिला। एक दिन वह नहाने बैठा तो साबुन न था। वह भीतर के स्नानालय में साबुन लेने गया। अंदर पैर रखते ही उसकी निगाह ताक पर पड़ी। उस पर एक कंगन रखा हुआ था। सुभद्रा अभी नहा कर गई थी। उसने कंगन उतार कर रख दिया था, लेकिन चलते समय उसकी सुध न रही। कचहरी का समय निकट था। वह रसोई में चली गई। कंगन वहीं धरा रह गया। सदन ने उसे देखते ही लपक कर उठा लिया। इस समय उसके मन में कोई बुरा भाव न था। उसने सोचा, चाचा जी खूब हैरान करके फिर चाची को बता दूंगा, अच्छी दिल लगी रहेगी। कंगन को छिपाकर बाहर लाया और संदूक में रख दिया। सुभद्रा भोजन से निवृत्त होकर लेट रही। आलस्य आया, सोई तो तीसरे पहर को उठी। इस बीच में पंडित जी कचहरी से आ गए। उनसे बातचीत करने लगी। कंगन का ध्यान ही न रहा। सदन कई बार भीतर गया कि देखूं इसकी कोई चर्चा हो रही हो या नहीं, लेकिन उसका कोई जिक्र न सुनाई दिया। संध्या समय जब वह सैर करने के लिए तैयार हुआ तो एक आकस्मिक विचार से प्रेरित होकर उसने यह कंगन जेब में रख लिया। उसने सोचा, क्यों न यह कंगन सुमन बाई को नज़र करूं। यहाँ तो मुझसे कोई पूछेगा ही नहीं, और अगर पूछा भी गया तो कह दूंगा मैं नहीं जानता। चाची समझेंगी नौकरों में से कोई उठा ले गया होगा। इस तरह के कुविचारों ने उसका संकल्प दृढ़ कर दिया। उसका जी कहीं सैर में न लगा। वह उपहार देने के लिए व्याकुल हो रहा था। नियमित समय से कुछ पहले ही घोड़े को दाल मंडी की तरफ फेर दिया। यहाँ उसने एक छोटा सा मखमली बक्स लिया। उसमें कंगन को रखकर सुमन के यहाँ आ पहुँचा। वह इस बहुमूल्य वस्तु को इस प्रकार भेंट करना चाहता था मानो वह कोई अति सामान्य वस्तु दे रहा हो। आज वह बहुत देर तक बैठा रहा। संध्या का समय उसने निकाल रखा था, किंतु आज प्रेमालाप में भी उसका जी न लगता था। उसे चिंता लगी थी कि यह कंगन कैसे भेंट करूं। जब बहुत देर हो गई तो चुपके से उठा, जेब से बक्स निकाला और उसे पलंग पर रखकर दरवाजे की तरफ चला। सुमन ने देख लिया, पूछा, इस बक्स में क्या है? सदन, कुछ नहीं, खाली बक्स है। सुमन, नहीं नहीं, ठहरिए, मैं देख लूँ। यह कहकर उसने सदन का हाथ पकड़ लिया और संदूकची को खोल कर देखा। इस कंगन को उसने सुभद्रा के हाथ में देखा था। उसकी बनावट बहुत अच्छी थी, पहचान गई। हृदय पर बोझ सा आ गया। उदास होकर बोली, मैंने आपसे कह दिया था कि मैं इन चीज़ों की भूखी नहीं हूँ। आप व्यर्थ मुझे लज्जित करते हैं। सदन ने लापरवाही से कहा, मानो वह कोई राजा हो। गरीब का पान फूल स्वीकार करना चाहिए। सुमन, मेरे लिए तो सबसे अमूल्य चीज़ आपकी कृपा है, वही मेरे ऊपर बनी रहे। इस कंगन को आप मेरी तरफ से अपनी नई रानी साहिबा को दे दीजिएगा। मेरा हृदय आपके लिए पवित्र है, वह इन इच्छाओं से रहित है। आपके व्यवहार से ऐसा मालूम होता है कि अभी आप मुझे बाजारू औरत ही समझे हुए हैं। आप ही एक ऐसे पुरुष हैं जिस पर मैं अपना प्रेम, अपना सर्वस्व अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन आपने अभी तक उसका कुछ मूल्य न समझा। सदन की आंखें भर आई। उसने मन में सोचा, यथार्थ में मेरा ही दोष है। मैं उसके प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को इन तुच्छ उपहारों का इच्छुक समझता हूँ। मैं हथेली पर सरसों जमाने की चेष्टा में इस रमणी के साथ ऐसा अनर्थ करता हूँ। आज इस नगर में ऐसा कौन है जो उसके एक प्रेम कटाक्ष पर अपना सर्वस्व न लुटा दे। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान मनुष्य आते हैं और वह किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती, पर मैं ऐसा भाव शून्य नीच हूँ कि इस प्रेम रत्न को कौड़ियों से मोल लेना चाहता हूँ। इस ग्लानिपूर्ण भाव से वह रो पड़ा। सुमन समझ गई कि मेरे वह वाक्य अखर गए। करुण स्वर में बोली, आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं क्या? सदन ने आंसू पीकर कहा, हाँ नाराज़ तो हूँ। सुमन, क्यों नाराज़ हो? सदन, इसलिए कि तुम मुझे बाणों से छेदती हो। तुम समझती हो कि मैं ऐसी तुच्छ वस्तुओं से प्रेम मोल लेना चाहता हूँ। सुमन, तो यह चीज़ें लाते क्यों हो? सदन, मेरी इच्छा। सुमन, नहीं, अब से मुझे क्षमा कीजिएगा। सदन, खैर देखा जाएगा। सुमन, आपकी खातिर से मैं इस तोहफे को रख लेती हूँ, लेकिन इसे थाती समझती रहूँगी।
आप अभी स्वतंत्र नहीं हैं। जब आप अपनी रियासत के मालिक हो जाएंगे तब मैं आपसे मनचाहा कर वसूल कर लूँगी।